गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मर्सी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की कुछ विधियाँ, जिसमें अपन ने द्वि अपवर्तक द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला। जो निकोल प्रिज्म पढ़ा। निकोल प्रिज्म एक डिवाइस है जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। आज अपन दूसरी विधि पढ़ते हैं, वो तो थी द्विअपवर्तक विधि। आज पढ़ेंगे अपन परावर्तन द्वारा, यानी परावर्तन द्वारा भी प्रकाश को ध्रुवित बनाया जा सकता है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है। इस प्रयोग को एक वैज्ञानिक ने किया जिसका नाम था ब्रूस्टर, जिसने 1811 ईस्वी में किसी पारदर्शी माध्यम पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करवाया, अलग अलग कोण पर आपतित करवाया, यानी आपतन कोण का मान उसने अलग अलग रखा। तो उसे उस प्रयोग में एक ऐसा विशेष आपतन कोण प्राप्त हुआ जिस आपतन कोण पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करवाया जाता है। तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ। अपन ने परावर्तन की घटना में सबसे पहले पढ़ा था, यानी किसी भी आप पारदर्शी माध्यम पर प्रकाश जब आपतित करवाते हो तो वह उसका आंशिक भाग परावर्तित हो जाता है और आंशिक भाग अपवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखो कि कोई झरना बह रहा है, उसके नीचे जो पत्थर आपको दिखाई देते हैं वह पत्थर अपवर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश उस झरने से अंदर अपवर्तित हुआ, पत्थर से टकरा के वापिस आया, वो आपकी आंख पे पहुंचा, इस वजह से वो पत्थर दिखाई देते हैं। उसी जगह आप खड़े हो, आपको धुंधला सा आपका प्रतिबिंब भी दिखाई देता है पानी के अंदर। वो प्रतिबिंब शांत जल है तो दिखाई देता है, वो प्रतिबिंब परावर्तन के कारण दिखाई देता है। यानी पानी की सतह से प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंख पे पहुंचा और परावर्तित प्रकाश किरणों को आपने पीछे बढ़ाने की कल्पना की, यानी आपने इमेजिन किया कि कहीं पीछे से आ रहा है तो वहाँ पे प्रतिबिंब दिखता है आपका। इसका मतलब ये हुआ कि पारदर्शी माध्यम केवल अपवर्तन ही नहीं करता, वो परावर्तन भी करता है, अपवर्तन भी करता है, साथ साथ अवशोषण भी करता है। यानी प्रकाश कभी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उस अपवर्तक या परावर्तक सतह द्वारा प्रकाश का अवशोषण भी होता है, परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, यदि वो पारदर्शी माध्यम है। हाँ, कांच एक ऐसा पारदर्शी सतह था, ऐसा परावर्तक सतह थी जिससे अधिकतम प्रकाश का परावर्तन होता था, 99% तक परावर्तन किया जा सकता था। उसमें अपन ने इसलिए एग्जाम्पल समतल दर्पण का लिया था परावर्तन की घटना में, है ना। तो अपन इस टॉपिक पे आते हैं कि परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किस तरह किया जाता है। तो एक पारदर्शी माध्यम रखते हैं यहाँ पे, ये अपवर्तक सतह है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। हो सकता है नीचे जल हो, कांच हो, ऊपर हो सकता है जल हो, कांच हो। यानी यहाँ पे अपन मैं एज्यूम करूंगा सघन माध्यम, यहाँ पे विदल। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वायु। यहाँ पे कौन सा माध्यम है? वायु। और यहाँ पे ले लिया मैंने कांच। ठीक, इसका अपवर्तनांक n1, इसका अपवर्तनांक n2। ये तो आप जानते ही हो। ये है अभिलंब, दोनों अपवर्तक सतहों को के परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे एक अपन काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे कहते हैं अभिलंब। यहां से अध्रुवित प्रकाश आपतित हुआ। अध्रुवित प्रकाश की क्या विशेषता होती है? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस सिमेट्रिकल, परपेंडिकुलर, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं। ये कौन सा प्रकाश हो गया? अध्रुवित प्रकाश हो गया। क्या है ये?
ध्रुवित प्रकाश। अब देखो बूस्टर ने इसको किस तरह से परावर्तन विधि द्वारा ध्रुवित प्रकाश में बदला। तो उसने अलग अलग कोण पे, यानी कभी इस कोण पे, कभी इस कोण पे, कभी इस कोण पे, कभी इस कोण पे, अलग अलग कोण पे अध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाया, माध्यम सेम रखा। तो एक ऐसा विशेष कोण प्राप्त हुआ, ऐसा एक विशेष आपतन कोण प्राप्त हुआ जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश था। पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश। लेकिन यह हर किसी कोण पे प्राप्त नहीं हुआ, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे प्राप्त हुआ जो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश था। हाँ, यदि यहाँ पे माध्यम आप बदल लेते हो तो ये कोण भी बदल जाता है, वो अलग अलग कोण पे ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। इसके आप इधर ले जाते हो तब पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ, इधर रखते हो आपतन कोण तब भी पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश तो परावर्तित हो गया, तो कितने कोण पे परावर्तन होगा? परावर्तन के नियम से IPP यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवित प्रकाश का कोण, इसको इसलिए ध्रुवण कोण भी कहते हैं या बूस्टर कोण भी कहते हैं। यानी जिस एक विशेष आपतन कोण पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है जिसके कारण परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित हो जाए, यानी 100% तक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाए, तो इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण कहते हैं। तो इसके साथ प्रकाश अपवर्तित भी होगा। तो यहाँ पे मान लिया ये विरल माध्यम है और ये सघन, क्योंकि अपने एग्जाम्पल इस तरह से रखे हैं, तो ये प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर ये है अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित या अध्रुवित प्रकाश होता है ना। तो इसको कहते हैं अपवर्तित प्रकाश। अपवर्तित अध्रुवित प्रकाश। ठीक बात। इस कोण को क्या कह सकते हैं अपन? कोण R। कोण R ये अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाती है जब विरल से सघन में जाती है, तो ये आप अपवर्तन की घटना से जानते भी हो। अपवर्तित अध्रुवित प्रकाश, ये डायग्राम बनाओ इतना। हाँ, इसके साथ एक बात और उन्होंने देखी, बहुत ही प्रयोग में, अपने प्रयोग में देखी कि परावर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण परपेंडिकुलर होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, यानी ये एंगल 90 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, ये और लिख लेना। फिर डायग्राम बनाओ ताकि मिटा के इसका डेरिवेशन करते हैं ऊपर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपवर्तनांक पर आपतन कोण का क्या संबंध है। अपवर्तनांक के साथ आपतन कोण का क्या संबंध रहता है? तो स्नेल के नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से अच्छा, स्नेल के नियम जानते हो आप? साइन I बट्टा साइन R बराबर N2/N1, या इसको आपने ऐसे याद रखा N1 साइन R1 बराबर N2 साइन R2। तो भी वही बात है, यहाँ पे अपन ने ये इजी तरीके से याद रखने के लिए रखा था। तो यहाँ पे ये R1 R2 मान सकते थे, तो इस फॉर्म में, यानी यहाँ पे I तो है R1 की जगह, यानी यहाँ पे IP। ठीक, और ये R है,
तो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एन टू बट्टा एन वन, यानी इसका अपूर्णांक बट्टा इसका अपूर्णांक बराबर V1 बट्टा V2 बराबर लेमडा वन बट्टा लेमडा टू। ये समझ जानते हो ना आप? हाँ, तो अपन को इसको अपूर्णांक के फॉर्म में सिद्ध करेंगे। तो देखना, अब यहाँ पे एक बात और देखो, ये कोण R को आप क्या लिख सकते हो? प्रैक्टिकली ये तो प्राप्त हो गया, परावर्तित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण परस्पर परपेंडिकुलर होती हैं, तो R का मान निकाल सकते हो। कोण R बराबर क्या है, एक बार मैं नाम दे दूं AOB। ये कोण AOB यदि पूरा आप देखो कितना, ये वाला पूरा एंगल, ये टोटल एंगल कितना है 180 है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री में कौन कौन कोण आ रहे हैं? ये वाला IP आ रहा है, 90 आ रहा है, R आ रहा है, आ रहा ना। तो इसके लिए आप ये लिखो, कोण AOB बराबर है, कोण इसको नाम C दे दिया, इसको नाम D दे दिया, तो कोण एक हो गया AOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOB या BOD, कोण BOD। जो वैल्यू आपके पास है वो रख दो। AOC कितना है? कोण IP है, कितना IP है, प्लस COD कितना है? COD 90 है ना, 90 प्लस DOB कितना है? R है, और ये कितना है? ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से अपन को R का मान कुछ इस तरह से लेके आए जिसमें गिवन डाटा प्राप्त हो जाए। तो कोण R बराबर क्या आ जाएगा? इधर गया, ये घट गया, तो 90 बचा माइनस IP, यानी R कोण R बराबर आ गया 90 माइनस IP। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। तो R का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक, यहाँ पे अपूर्णांक भी रख दो साथ में। अच्छा, वायु का अपूर्णांक कितना होता है? ये N2 को N मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन IP बट्टा साइन R बराबर N बट्टा 1। यहाँ पे लिख सकते हो साइड में N2 बराबर N और N1 बराबर 1, ठीक, बराबर यहाँ पे वेग, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? C, तो यहाँ पे V1 कितना? C बट्टा V। यह भी बता सकते हो आप साइड में कि V1 बराबर है C और V2 बराबर है V। तो ठीक है, अब R का मान रख दो इसमें, यहीं पे रख दो, क्या नीचे रखना? तो नीचे रख दो। चलो, साइन IP बट्टा साइन 90 माइनस IP बराबर N बराबर C बट्टा V। इसको क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? हाँ, कोस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन IP बट्टा कोस IP। क्यों? आप जानते हो साइन 90 माइनस IP बराबर कोस IP। ये समझ लिख दिया, बराबर N बराबर C बट्टा V। ये एक अच्छा वाला संबंध आ गया आपके पास। क्या? अच्छा, इसको साइन थीटा बटा कोस थीटा को एक और लिख सकते हो, क्या? टेन थीटा, यानी टेन
IP बराबर N बराबर C बट्टा V, ये संबंध है। हाँ, बहुत अच्छा संबंध प्राप्त हो गया। 10 IP बराबर N, यानी जब वायु से प्रकाश किसी सघन माध्यम में अपवर्तित होता है तो आपतन कोण की स्पर्शज्या, यानी 10 को बोलते हैं स्पर्शज्या का मान बराबर होता है किसके, सघन माध्यम के अपवर्तनांक के, या ये बोल दें कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग बट्टा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात के बराबर होता है आपतन कोण की स्पर्शज्या का मान, है ना। तो ये नोट लगा के लिख भी सकते हो, नीचे लिख दो, लिख सकते हो। क्या लिखना यही है, क्या लिखना है नोट लगा के नीचे लिखो आपतन कोण की स्पर्शज्या का मान, स्पर्शज्या किसको बोलते हैं, 10 को, स्पर्शज्या का मान सघन, या बोल दें, हाँ वायु से लिया एग्जाम्पल तो सघन ही लिखेंगे, सघन माध्यम के अपवर्तनांक या विरल माध्यम में प्रकाश का वेग व सघन माध्यम में प्रकाश का वेग के वेग के अनुपात, प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। यानी आपतन कोण की स्पर्शज्या का मान सघन माध्यम के अपवर्तनांक या विरल माध्यम में प्रकाश का वेग व सघन माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे वायु एग्जाम्पल लिया, इस वजह से एक आ गया वहाँ पे, अन्यथा मान लो यहाँ पे जल होता, यहाँ पे कांच होता, तो यहाँ पे क्या आता, फिर यहाँ पे N2/N1 आता, यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा विरल माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता। ये प्रकाश के वेग वाला उल्टा हो जाता है। समझ में आ रही ना बात। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल यही लिया है, अपनी बुक में भी वायु से सघन में विरल होके बता रही है, इसलिए लेना पड़ा। सपोज करो यहाँ पे होता जल, यहाँ पे कांच होता, तो यहाँ N की जगह क्या आता, N2/N1, यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा विरल माध्यम का अपवर्तनांक आता। फिर प्रकाश की जगह, वेग की जगह क्या आता, वही आता V1/V2, यानी विरल में प्रकाश का वेग बट्टा सघन में प्रकाश का वेग। ये वेग वाला उल्टा होता है ना अपवर्तनांक का। हाँ, तो ये हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट, परावर्तन द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलना। ये किसने किया था, वैज्ञानिक बूस्टर ने। इसको बूस्टर का नियम भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका अच्छे से नोट्स करें, नोट्स बनाएं और पढ़ाई करें। इस पे डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल है वो कीजिएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल में यही कह देते हैं कि कोई आपतित प्रकाश किरण किसी कांच की पट्टिका के साथ इतना कोण बना रही है। यहाँ पे मान लो दे दिया 30 डिग्री, तो वहाँ पे साइन आई पी जगह 30 मत लिख लेना, 90 - 30 यानी 60 लिखना। आई पी बराबर कितना, 60, यानी फिर वो फॉर्मूला लगेगा। अपवर्तनांक दे दे, वेग दे दे, ये मेन संबंध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संबंध। इससे न्यूमेरिकल है अपनी बुक में, वो आपको करने हैं, नहीं है तो पूछ लेना, है ना। तो 1-2 न्यूमेरिकल आपको तो मैं करवा दूंगा। अभी देख लेता हूँ वीडियो कितना बड़ा हो गया। क्वेश्चन देखिए, जब एक किसी पट्टिका पर, यानी पारदर्शी पट्टिका, वो कांच की हो सकती है, बर्फ हो सकती, बर्फ तो पारदर्शी नहीं है, मतलब किसी डायमंड की हो सकती है, पारदर्शी है, जिस पर आपतित प्रकाश किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। आपतन कोण दिया, सीधा डायरेक्ट आपतन कोण दिया, यानी आईपी का मान दिया कितना, 60 डिग्री। ये नहीं कहा कि पट्टिका के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। पट्टिका के साथ 60 डिग्री बनाता तब आपतन कोण कितना हो जाता, 30 डिग्री, यानी 90 - 60 30। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि
किसी पारदर्शी पट्टिका पर जब आपतन कोण की जगह कह दे पट्टिका के साथ आपतित प्रकाश किरण 60 डिग्री कोण बना रही है, तब आपतन कोण 30 डिग्री होता है। समझ रहे हो ना? देखो ये वो पट्टिका वाली, यानी ये आपतित प्रकाश किरण आपतन कोण किसके साथ बनता है? विलंब के साथ, यानी ये 60 डिग्री है। और कह देती कि ये पट्टिका के साथ 60, तो फिर तो ये 60 होता, तो ये फिर 90 माइनस 60 30 बनता आपतन कोण। ठीक है, इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, यानी ये एक विशेष आपतन कोण प्राप्त हो गया, यानी आईपी का मान 60 डिग्री है यहाँ पे। तो इस स्थिति में पूछ रहा है आपतन कोण अपवर्तन कोण आर का मान क्या होगा और अपवर्तनांक, इस माध्यम का अपवर्तनांक एन क्या आएगा, ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आपके पास दो संबंध आए थे इंपॉर्टेंट, एक तो आर बराबर 90 माइनस आई पी, यानी ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा जब परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होगी तब, चाहे कैसा भी माध्यम हो। ये प्रैक्टिकली देखा गया है ऐसा कई बार प्रयोग करके। तो यानी अपवर्तित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश के बीच कोण 90 डिग्री बनेगा जब परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित होगी। तो ये कोण आईपी है, तो ये भी परावर्तन के नियम से आईपी होगा, तो टोटल 180, यानी 180 अभी डेरिवेशन में देखा 180 में से ये कम कर दो, ये कम कर दो, यानी आईपी कम कर दिया, सॉरी आर चाहिए ना, इतना एंगल कम कर दो 180 में से, आईपी प्लस 90, यानी 180 डिग्री बराबर है कोण आर के प्लस कोण 90 के प्लस कोण आईपी के। अपने को आर चाहिए, ये वाले टर्म इधर ले जाओगे, कोण आर बराबर आ गया 180 माइनस 90 प्लस आईपी, तो ये हो गया 90, ये इधर जाके माइनस आएगा ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस आईपी, ये तो समझ लिखा है, तो आर निकाल सकते हो। तो यहाँ से आर कैसे निकलेगा, मिटा दो ये तो समझाने के लिए। यानी 90 माइनस आईपी कितना है 60 डिग्री, यानी कोण आर कितना आ गया 30 डिग्री। फर्स्ट एक पार्ट हो गया, अपवर्तन कोण का मान कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक, दूसरा अपवर्तनांक पूछा है, तो अभी भी आपको पता है अपवर्तनांक 10 आईपी बराबर एन। यहाँ पे कंडीशन नहीं दी, कोई नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कि इस माध्यम से उस माध्यम में, या इस माध्यम में आपतित होती हुई इस माध्यम की अपवर्तक सतह से इतना कोण बना रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो आपको मानना है ये तो है वायु और ये वो पट्टिका दी है, वो है, ये क्या है पट्टिका, हो सकती है कांच की हो या हो सकता है किसी और माध्यम की। तो यहाँ पे इसका ही अपवर्तनांक हो, तो ये तो आपको पता ही। 10 आईपी का मान, 10 आईपी की जगह मान रखो 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री कौन है ना बराबर एन, तो एन बराबर आ गया √3। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो √3। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा पूछ सकते। उतारो। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन देखो। जब सूर्य का प्रकाश पानी की सतह के साथ 37 डिग्री कोण बनाता हुआ आपतित होता है, तो इस घटना में परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित होता है। तो इस स्थिति में पानी का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात करो। अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। ये मान ली पानी की सरफेस है, ठीक। कह रहा है कि कोई अध्रुवित प्रकाश पानी की सतह के साथ 37 डिग्री कोण पर आपतित होता है, और ये है अभिलंब। होगा क्या, देखो कुछ दिया नहीं है ना, तो इसका मतलब वो कहाँ से, वायु से ही आपतित हो रहा है, वायु से ही नहीं दिया तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ये इसने स्थिति कह दी। इस स्थिति में ये आपतन कोण होगा
टोटल 90 होता तो 90 में से 37 घटाओ कितना 53। तो आपतन आईपी का मान कितना हो जाएगा 53। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल सकते हो कोण आईपी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 37 यानी 53 डिग्री। ठीक, तो अब ये अपवर्तित प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो कोण आर का मान भी पूछा है। तो इस स्थिति में जब ये पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है तो परावर्तित प्रकाश किरण व अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक बात, तो आप आर का मान निकाल सकते हो, कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आईपी होगा ना फिर परावर्तन के नियम से। वो ये वैसे पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ याद हो गया होगा। 90 माइनस आईपी आपने निकाल लिया तो कोण आर बराबर आ जाएगा 90 माइनस 53 यानी कि 37 डिग्री। तो आर का मान कितना आ गया 37 डिग्री। ठीक, अब पूछ रहा है अपवर्तनांक, तो वही 10 आईपी बराबर एन यानी वायु से ही जल में अपवर्तित हो रही। तो 10 आईपी कितना है 53 बराबर एन यानी 1053 का जो मान आएगा वो अपवर्तनांक के बराबर होगा। अब पता नहीं कई बच्चों को 53 का मान कैसे निकाले, तो एक ट्रिपलेट है, याद है तो आपको 3 4 5 यानी मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये फिर 5 होगी। इस स्थिति में ये कोण 37 यानी छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, फिर थोड़ी बड़ी भुजा के सामने थोड़ा बड़ा कोण यानी ये 53, फिर ज़्यादा बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आप को 10 चाहिए ना 1053, तो ये 53 है, तो इस एंगल के लिए ये लंब, ये आधार और ये करण। यदि इस एंगल के लिए पूछें तो ये लंब, ये आधार और ये करण, आप इतना जानते हो। तो 10 आईपी 1053 बराबर कितना हो जाएगा 53 ये है, तो लंब बट्टा आधार यानी कि 4/3। तो अपवर्तनांक का मान कितना आ जाएगा एन बराबर आ जाएगा 4/3, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, यानी 1.33। तो जल का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा 1.33। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ये भी उतार लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, पढ़ते रहें, खुश रहे, जय माँ सरस्वती। इससे संबंधित आगे जो आगे क्वेश्चन है वो आप कर लेना, नोट्स बना लेना, खुश रहो।